हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इनफैक्ट आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ सफलता का महामंत्र। आज है डे 6। पॉलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, 5 क्लासेस इनफैक्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से होलसम तरीके से हम क्या करें, कवर करें। 25 क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे पॉलिटी में राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, संसद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं और काफ़ी सेशन पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपने बाकी सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं और बाकी सेशंस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेशन। मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, ये GS बाय फरिया मैम चैनल का नाम है। अगर आप अब तक इससे नहीं जुड़े हैं तो इसको स्कैन करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक चैट ग्रुप भी है। अगर आपको अपना कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मेरे से शेयर करना है या पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो कम्युनिकेशन होता है वो मेरी साइड से होता है। जो इंपॉर्टेंट PDF हैं, जैसे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेशन। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। रीजन बीइंग कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफाई बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो सिंपल, आपको पता है कि पूरा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये होता है, क्वेश्चन आता है, 30 सेकेंड्स का टाइम होता है, फिर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं। व्हेन अ मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा इज सेंट टू द राज्य सभा, द अपर हाउस मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोक सभा विद इन हाउ मेनी डेज। है ना, अगर एक मनी बिल, धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा को भेजता है तो राज्यसभा के पास कितना समय होता है उस बिल को लोकसभा तक वापस भेजने के लिए। है ना, 30 सेकेंड्स का टाइम है, आंसर देना है आपको। 14 दिन, 7 दिन, 1 महीना या फिर 6 महीना। क्योंकि देखो मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिल्स है जो लोकसभा के लिए है ना। लोकसभा के लिए एक बहुत बोल सकते हो इंपॉर्टेंट पावर है मनी बिल का। ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। वैसे हम काफी बार मनी बिल को डिस्कस कर चुके हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 14 डेज। है ना, 14 दिन का समय होता है। देखो मनी बिल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मनी बिल, धन विधेयक को अगर हम डिस्क्राइब करें तो आर्टिकल 110, 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में। है ना, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। तो आर्टिकल अगर 110 की हम बात करें, मनी बिल की बात करें, तो मनी बिल पहली चीज स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली, जो पावर होती है मनी बिल पे वो लोकसभा की ही होती है। रीजन कि अगर लोकसभा से ये बिल पारित होता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 14 दिन मैक्सिमम इसके ऊपर ये बैठ सकते हैं। बैठ सकने का मतलब ये है कि 14 दिन इसको डिले कर सकते हैं। उसके बाद ये पास करें या ना पास करें, ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इसको क्या किया है, पास कर दिया है। ठीक है, तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी होती है, लोकसभा की होती है। सेकेंडली, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी, रिकमेंडेशन, है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है, रेकमेंड करता है, उसके बाद लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल होगा, ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है आपका स्पीकर। है ना, लोकसभा का या फिर विधानसभा का डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, मनी बिल होगा या नहीं होगा। और इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है, स्पीकर के पास। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। इस सिस्टम का नाम देखो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। है ना, इलेक्शन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें ये सिस्टम यूज करते हैं, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर ऑल ऑफ द अबव।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद या फिर सभी के लिए? समय समाप्त होता है। अगर करेक्ट ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आंसर पता चल गया। अब ये जो सिस्टम का पूरा नाम लिखा है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। अगर लोकसभा के इलेक्शन की हम बात करें, पहले लोकसभा पे बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन की हम बात करें तो इसमें किस तरीके से वोटिंग होती है? एक बैलेट पेपर होता है, ईवीएम होता है। अब तो ईवीएम हो गया, पहले बैलेट पेपर था। ईवीएम में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबका इसमें नाम लिखा होता है और उनका चुनाव चिन्ह होता है ना, सिंबल होता है। आप जाते हो, अगर आपको इसको वोट देना है तो आप इसके बटन पे प्रेस करते हो, वोट हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, इसके बाद आप कोई दूसरा बटन नहीं दबा सकते। ऐसे ही सारे लोग वोटिंग करते हैं, जिसको भी वोट देना होता है उस बटन को दबाते हैं और वोट उनका मतदान मतलब एक्सेप्ट हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। अब विनर कैसे डिसाइड होता है? विनर ऐसे डिसाइड होता है कि जिसने भी इनमें से, है ना, जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी जिसके पास आ गए, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम नंबर किसके पास आ गया। मान लो टोटल 5 लोग थे वोट देने के लिए, ठीक है। 4 लोगों ने इसको वोट दिया और एक ने इसको वोट दिया, तो ये जिसके पास ये मेजॉरिटी है ना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसके पास होंगे, मेजॉरिटी इस सेंस में है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो क्या होगा, जीत जाएगा। इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोल, ठीक है। मतलब खंबे को क्रॉस करने वाला पहला इंसान जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका विनर बन जाएगा। तो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम इस तरीके के इलेक्शन को कहा जाता है जो लोकसभा और विधानसभा में होता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, आई थिंक हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि प्रेसिडेंट में किस तरीके से इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया या विधान परिषद की बात करें तो इनका जो बैलेट पेपर होता है उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। 4 मान लो कैंडिडेट्स हैं। अब उन चारों को आपको रैंकिंग देनी पड़ती है। जैसे ए को हम चाहते हैं 1 नंबर पे विनर आए, सी दूसरे नंबर पे आए, बी तीसरे पे और डी चौथे पे, ठीक है। तो बेसिकली एक आदमी ने क्या किया है, 4 रैंकिंग दी है, 4 वोट्स दिए हैं। सिमिलरली ऐसे ही दूसरे भी लोग वोटिंग देते हैं। मान लो किसी ने ए को 2nd नंबर का वोट दिया, बी को 1 नंबर पे, इसको 3, इस पे 4। तो पहली राउंड ऑफ काउंटिंग जब होती है तो ये चेक किया जाता है कि ए वाला जो कैंडिडेट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितने लोगों ने दिया है, मतलब 1 नंबर ए को कितने लोगों ने दिया है। अगर वो मेजॉरिटी से ज्यादा हो जाता है तो ए विनर हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो जो आखिरी कैंडिडेट होता है जिसको सबसे कम वोट्स मिलते हैं उसके वोट इक्वली डिवाइड कर दिए जाते हैं बाकी बचे 3 कैंडिडेट्स में, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो वोट है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर अगर विनर नहीं आया 2nd राउंड की काउंटिंग में, फिर तीसरी राउंड की काउंटिंग होगी, फिर जो लास्ट पर्सन होगा उसके वोट्स फिर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो वोट ट्रांसफर हो रहा है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इस तरीके की वोटिंग को कहते हैं। ये अडॉप्ट किया जाता है आपका राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में और आपके विधान परिषद में, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हो गया, विधान परिषद। तो इन तीनों में ये अडॉप्ट किया जाता है। बाकी विधानसभा और लोकसभा में फर्स्ट पास का पोल सिस्टम होता है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं हैं। ये शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है और आई थिंक प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस भी किया था 4 लैंग्वेजेस के बारे में, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो लैंग्वेजेस हैं 8वें शेड्यूल में है। अब टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है? हम्म 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 22। 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं।
अच्छा, भाषा के आधार पे ना बहुत झगड़े होते हैं, तो एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछते हैं, क्या में कोई ऐसी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है क्या इंडिया की? इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? राष्ट्रीय भाषा, देखो शब्दों के खेल पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि एग्जाम में भी ना कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मदर टंग हो सकती है ना, जिस भाषा में आप बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन नेशनल भाषा नहीं है। इंडिया ने क्या किया है, 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, जिनको आप ऑफिशियल कामों में, आधिकारिक कामों में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। और इन लैंग्वेजेस की जो लिस्ट है, सूची है, वो दी गई है अब किसमें, 8th शेड्यूल में, है ना, 8वीं अनुसूची में इस चीज को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा पेपर आ रहा है जिसमें आपको लिखना है ना, तो नेशनल लैंग्वेज मत लिख देना कहीं पे भी, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए या विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है? 199, 200, 201 या 202? अगर गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व कर सकता है? सभी लोग फटाफट से आंसर दें इसका। यस, देखो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 200 जो है वो है। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या होता है, वो समझ लेते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बिल लोकसभा से राज्यसभा के तरफ जाता है, फिर राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो क्या ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें कि इनके पास क्या ऑप्शन है, पहली चीज विधानसभा। ठीक है, एक बिल ओरिजिनेट होता है विधानसभा में, विधानसभा ने क्या किया, उसको ओके बोला और पास कर दिया किसको, विधान परिषद को। ठीक है, जहां है विधान परिषद, अगर नहीं है विधान परिषद कोई बात नहीं, डायरेक्टली विधानसभा से किसके पास चला जाएगा, गवर्नर के पास। और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में वो बिल जाएगा, विधान परिषद क्या करेगा, उसे ओके करेगा और पास करेगा किसके पास, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास क्या ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कि राज्यपाल उस बिल को यस बोल दे, साइन कर दे, साइन करेगा, साइन करने के बाद वो बिल क्या बन जाएगा आपका, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, है ना, विधेयक क्या बन जाएगा आपका, कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो उसको मना कर दे, मना करने का मतलब है कि बिल पे साइन ना करे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि बिल क्या कर दे, रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, ये बिल गवर्नर क्या कर दे, वापस विधानसभा के पास भेज दे कि भाई इस पे आप डिस्कशन दोबारा करिए और जो चेंजेस मैं कह रहा हूँ वो चेंजेस कर दीजिए। चेंज अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। अगर सेकेंड टाइम में बिल जाता है गवर्नर के पास तो गवर्नर के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसको साइन करना पड़ता है। चौथा ऑप्शन है गवर्नर के पास जो प्रेसिडेंट के पास नहीं था, वो ये है कि ये बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, गवर्नर क्या कर सकता है, इस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, यानी ये बिल प्रेसिडेंट को भेज सकता है। अब एक बार गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया तो अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, हाँ करे, ना करे, रिटर्न करे, कुछ भी कर सकता है ना, वो बिल कैंसिल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो से होती है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, अब वो किसकी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन होता है। तो आर्टिकल 200 ऐसा कहता है कि गवर्नर क्या कर सकता है, अगर उसको ऐसा कोई बिल लग रहा है जो आपके विधानसभा या विधान परिषद में पास हो रहा है, तो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर दे और बोलेगा कि अब डिसीजन कौन लेगा, इस पे प्रेसिडेंट लेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 200, राइट।
चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि ये एक्ट लॉ कब बना था, इस अधिनियम को कानून कब बनाया गया, 2001, 2003, 2005 या 2006। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू एजुकेशन, सॉरी हम लोग ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन पे इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि हर क्वेश्चन एजुकेशन पे ही लग रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगर हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है जो कि पास हुआ है कब, 12 अक्टूबर 2005। डेट याद रखनी है, एटलीस्ट ईयर तो आपको ध्यान होना ही चाहिए कि 12 अक्टूबर 2005 को क्या किया गया है, आरटीआई पास किया गया था और वो एक कानून बना था। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना, सीआईसी के बारे में डिस्कशन किया था ना, है ना, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आई थिंक लास्ट क्लास में ही किया था हमने, सीबीआई के बारे में किया था, सीवीसी के बारे में किया था कि ये कैसे बनाया गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स कब बनाए जाते हैं, क्या टेन्योर होता है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आरटीआई पास किया गया आपका 12 अक्टूबर 2005। ठीक, चलो अगले सवाल पे बढ़े। तो अगला सवाल है कि ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना कि प्रेसिडेंट, देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन अलग तरीके से, मतलब क्वेश्चन का आंसर वही होगा बट घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस के सामने क्या होती है, प्रेसिडेंट की ओथ होती है। ओथ कौन दिला रहा है, चीफ जस्टिस दिला रहा है। रिजिग्नेशन की अगर हम बात करें कि अगर रिजाइन करना होता है तो प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। सिमिलरली उल्टा होता है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है और रेजिग्नेशन भी किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। इसी का उल्टा कर लो, अगर गवर्नर की हम बात करें, ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अरे सॉरी, हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो जिस स्टेट के लिए चुने जा रहे हैं उस स्टेट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का, वो शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, बाकी अगर गवर्नर के रिमूवल की बात करें तो रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। रेजिग्नेशन भी ये किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक, चलो अगले सवाल पे बढ़े। इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन है कि ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, है ना, ये किस प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है, पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी, तो ये कौन से प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एबी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। कार्यकाल के अगर मतलब अगर लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो ये लगभग 91 में स्टार्ट किया गया था। नाम से ही पता चल रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया के ईस्ट में पूरब की तरफ जितने भी देश हैं उनसे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना करके रखना, है ना, कि जैसे जो इतने भी नेशंस हैं आपके, जापान है, चाइना है, इधर कंबोडिया है, वियतनाम है, जितने भी ईस्ट वाले नेशंस हैं आपके, उन सब से क्या करना है, एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बना के रखने हैं, ताकि ओवरऑल जो इंडिया की कह सकते हैं पॉलिसीज हैं वो काम कर सके। ये लुक ईस्ट पॉलिसी अब कन्वर्ट हो गई है किसमें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी तक तो ये था ना कि लुक ईस्ट मतलब देखो पूरब की तरफ, अब है कि एक्ट करो, उस पर सिर्फ देखो नहीं, उस पर काम भी करना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने दी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी दी नरेंद्र मोदी ने।
ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने दी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी वो थी पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर? चलो अगले सवाल पे बढ़े। देखो अगेन राइट टू एजुकेशन आ ही गया फाइनली, जिसको हम काफी याद कर रहे थे, काफी सारे क्वेश्चन इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद में पारित किया गया था? 2002, 2006, 2009 या फिर 2010? क्वेश्चन नंबर 8। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रीमियर सेशन चल रहा है ना? तो अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो सेशन को आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन 8 की हम बात करें तो हम ऑलरेडी आरटीई पे तो कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल था, क्या चेंजेस किए गए, सब कुछ किया गया। अगर एक्ट की बात करें तो इसको पारित कब किया गया है? 2009 में। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो 2009 में पास किया गया था इंडिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल एक्ट है। अगर बच्चों की एज की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है ना? अब क्या बना दिया गया है इसको? मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल कौन सा है ना? आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार बनाया गया है कि बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अगेन कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से संबंधित है? 51A पार्ट 4A किस चीज से है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी या फिर नागरिकता? बहुत सिंपल है, हम पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पे बहुत बार डिस्कशन करते हैं। अगर इसका हम करेक्ट आंसर ना भी देना तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट अगेन आई वुड से कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है। 51A एक ही आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था, पार्ट 4A है ना। बाकी अगर फंडामेंटल राइट्स की याद करें, अब तक आपको रट गया होगा कि कौन सा पार्ट है। पार्ट 3, ठीक है, डीपीएसपी, पार्ट 4 सिटीजनशिप, पार्ट 2 है ना। अब तक तो याद हो गया होगा। लगातार पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़े। Which article of the Constitution of India provides for the formation of Finance Commission? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 277, 278, 279 या फिर 280? अगर फाइनेंस कमीशन की हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन की जो आर्टिकल है ना, मतलब नेशनल लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है उसके लिए आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 280 है ना। आर्टिकल नंबर 280 रिलेटेड है जो सेंटर पे है फाइनेंस कमीशन जो सेटअप किया जाता है उसके रिलेटेड। अब आर्टिकल 280 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या करता है? गठन कराता है किसका? फाइनेंस कमीशन का। इन एवरी 5 years या उससे पहले करा सकता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? रेकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 280 के अंदर कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। अब अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें कि मेजॉरिटी काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कि किस तरीके से जो इनकम आ रही है, जैसे मान लो इनकम टैक्स है, जितने भी टैक्स दें, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, आई थिंक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको स्टेट्स और सेंटर के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है, आपका फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। दूसरी एक चीज और ध्यान रखने की ये बात है कि फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फाइनेंस कमीशन ने जो कहा है ना, वो 100% सही होगा या 100% सरकार को उसे एक्सेप्ट करना ही करना है। वो सिर्फ सजेशन देता है, रेकमेंड करता है, एक्सेप्ट करना या ना करना सरकार के ऊपर होता है। बट जनरली केसेस यही होते हैं कि सरकार उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, बट रिकमेंडेशंस होती हैं, सजेशन एडवाइजरी रूप होता है। ये ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन एडवाइस देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या फाइनेंस कमीशन जो दे रहा है वो बाइंडिंग होगा, उसकी एडवाइस बाइंडिंग होगी, तो नहीं। एडवाइजरी का मतलब है कि एडवाइस देगा, बाकी अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा, सरकार का होगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, हम इस पे भी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्योंकि आज ये पॉलिटी का लास्ट सेशन है ना, कि इसके बाद हम टॉपिक लेकर के आएंगे ज्योग्राफी के, तो आज कोशिश ये है कि काफ़ी सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना, कि किसका टेन्योर क्या होता है, कौन कब अपॉइंट किया जाता है, उन सारी चीज़ों में हमने डिस्कस किया था कि सुकुमार सेन की अगर हम बात करें तो ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके इंडिया के, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, रीड आउट करते हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। राष्ट्रपति कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है, ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स। सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो हमने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके जरिए होता है। 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, टर्म ऑफ 5 years, एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। हम्म, तो एक एक करके क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या कि क्या गलत हो सकता है और क्या सही होगा। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला कह रहा है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ये बिल्कुल सही बात है कि 5 सालों की अवधि के लिए, कार्यकाल इनका 5 साल का होता है नॉर्मल, 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा ही इनको चुना जाता है। स्टेटमेंट गलत क्या है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, यहाँ प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है, आपका पीएम होता है, ना कि प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसको लागू कितनी बार किया गया है? 3 बार इसको लागू किया जा चुका है। नेशनल इमरजेंसी को 3 बार लागू किया जा चुका है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कब कब किया गया है, तो पहला कब किया गया था? 1962 से 68 के बीच में, जब चाइना से वॉर चल रही थी, है ना, चाइना से जब वॉर चल रही थी। फिर 1971 में जब पाकिस्तान के विरुद्ध चल रही थी बात, और तीसरी बार लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से 75 से 77, जब ये लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, तो 3 बार अब तक लगाई जा चुकी है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी सीधा बोलते हैं इसको, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तक इंडिया में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगाई गई है ना, तो ये ध्यान रखना है। 360 आर्टिकल 360 कभी भी इंडिया में यूज नहीं किया गया है, वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। Which one of the following writs literally means we command? निम्नलिखित में से कौन से रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड? आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल नंबर 32, उसमें 5 तरीके की रिट के बारे में कहा गया है। तो कौन सी ऐसी रिट है जिसका मतलब होता है वी कमांड? आई नो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रिट पे एक सेशन लेकर के आऊंगी, इसीलिए एक पोल भी चलाया गया था कि संडे को क्लास होनी थी, बट किसी वजह से संडे को क्लास नहीं हो पाई। अब एक काम करेंगे, ये जो अपकमिंग संडे है ना, संडे उस दिन मैराथन क्लास ले लेंगे, टाइमिंग आपको पहले से बता देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, रिट पे, शेड्यूल पे, बहुत सारी चीजें हैं उन पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक, खैर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हेबियस कॉर्पस, सर्शियोररी, मैंडेमस या फिर को वारंटो, किसका मतलब होता है वी कमांड? वी कमांड। देखो, अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें जो है, जो आपके अथॉरिटी कमांड दे रही है, वो आदेश दे रही है। अथॉरिटी कौन सी हो गई? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आदेश दे रही है, कोर्ट आदेश दे रही है किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो काम करे, है ना। मान लो एग्जाम्पल है कि पीडब्ल्यूडी है, डिपार्टमेंट है आपका, है ना, सरकारी डिपार्टमेंट है, वो जो काम होना चाहिए उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तब आप रिट फाइल कर सकते हो, तब मैंडेमस की रिट अलाउ की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कमांड देता है उनको कि ये काम आप करिए, लेकिन ये काम वो काम होते हैं जो मैंडेटरी काम होते हैं, मतलब जो काम लिखा गया है जरूरी, जो वॉलेंट्री काम है, जो उसकी मर्जी पे है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए आप मैंडेमस नहीं जारी करवाते। ठीक है, जो भी मैंडेटरी काम है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मैंडेटरी काम है और ये होना चाहिए था, इसके कारण आपका मौलिक अधिकारों पे फर्क पड़ रहा है, तब वो उस पर क्या करती है? रिट जारी करती है, किसकी? मैंडेमस की। ठीक है, हेबियस कॉर्पस की अगर हम बात करें तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है सिंपली, है ना, बॉडी, वी हैव द बॉडी, या रिलीज द बॉडी। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो गया मैंडेमस। अगर हेबियस कॉर्पस की बात करें तो इसमें होता है रिलीज द बॉडी। अगर इलीगली किसी को डिटेन करा गया है तो वो पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, है ना, क्वेश्चन करना होता है। सर्शियोररी में भी होता है। और तीसरी जो आपकी होती है, सॉरी, एक और रेट होती है, वो होती है प्रोहिबिशन की। 5 4 तो ये लिखी हुई हैं, अगर एक और की बात करें तो एक और का नाम होता है प्रोहिबिशन। इन सबको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखवा देंगे, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम पक्का आने वाले सेशन में करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट? किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, बट दिमाग लगाना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। क्वेश्चन पूछा है स्टेट में हेड कौन होता है मंत्री परिषद का, तो वो होता है चीफ मिनिस्टर। पीएम होता है क्या, सेंटर पे, सीधी सी बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पूछा, अगर अदरवाइज पूछा होता कि हेड कौन होता है तो हेड होगा फिर गवर्नर, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेड कौन होता है, तब उसमें हेड होते हैं आपके चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। अच्छा, ये प्रीमियर सेशन है, आई होप आपको प्रीमियर सेशन का मतलब पता होगा। मतलब ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है। किसी कारणवश सेशन लाइव नहीं हो पाया टेक्निकल इशू के कारण, इस वजह से ये रिकॉर्डेड सेशन आया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 16, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं इसको और फिर इसकी टाइमिंग स्टार्ट करेंगे। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की गारंटी देता है, तो गारंटी किसको देता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality before law and equal protection of law to whom? All persons living within the territory of India, भारत के क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्ति। All citizens living in India, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति नागरिक। All persons domiciled in India, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति। All persons natural as well as artificial, सभी व्यक्ति प्राकृतिक और कृत्रिम भी। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है इसका। हर एक स्टेटमेंट में ना कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहली चीज तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। लिखा है कि ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। तो देखो, संविधान ने ऐसा कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि वो नेचुरल हो, क्योंकि अब ये चीजें आ गई है ना कि आर्टिफिशियल सिटीजन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट बना दिया, उसको भी आपने क्या सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा कुछ संविधान में पहले लिखा नहीं था, तो इन चीजों को संविधान इसके बारे में मौन है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो आर्टिफिशियल वाली बात तो होगी नहीं। ऑल पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, तो इसके लिए एक शब्द इन्होंने यूज किया है डोमिसाइल, है ना। डोमिसाइल इंडिया में लेने के लिए एक समय होता है, अवधि होती है कि इतने समय तक आप इंडिया में रहोगे तब आपको डोमिसाइल माना जाएगा। तो अभी थोड़ा इसको डाउट में है, तो ऑप्शन सी को छोड़ते हैं। ऑल सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं? इंडियंस के लिए होते हैं। बाकी बचे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे लोगों के लिए होते हैं, मतलब एलियंस एज वेल एज सिटीजन्स। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ सिटीजन्स की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, डी होगा नहीं। ए पे देखते हैं, ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये हो सकता है क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रहा है। अब डोमिसाइल के लिए, क्योंकि आपको डाउट है कि क्या समय अवधि होगी क्या नहीं होगी, और एग्जाम में ऐसे डाउट वाले क्वेश्चंस पे नहीं जाना चाहिए, जिसका क्लियर कट स्टेटमेंट से आंसर समझ में आ रहा हो उस पे जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में सारी चीजें इंक्लूड हो गई आपकी, स्टेट हो गया, यूनियन हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गई, एम्बेसीज हो गई, वो सारी चीजें इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, ओनली हिंदी इंग्लिश,
हिंदी, इंग्लिश एंड 22 रीजनल लैंग्वेजेस। आधिकारिक भाषा लिखा हुआ है, ऑफिशियल लिखा है, कहीं भी देखना राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? देखो, हिंदी तो हो नहीं सकती, इंग्लिश हो नहीं सकती, ओनली हिंदी इंग्लिश में नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अभी हमने देखा भी था कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है ना, कि ये 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि इनमें से कोई भी एक भाषा आधिकारिक रूप से भारत में इस्तेमाल की जा सकती है। 8th शेड्यूल रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। ठीक, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। Who appears on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court in which government of India is concerned? सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है जिसमें भारत सरकार का संबंध है? मतलब बेसिकली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस लड़ना हो सुप्रीम कोर्ट में तो कौन लड़ने जाता है? सीएजी, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको ही करेक्ट आंसर देना चाहिए इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में भी काफी डिस्कशन हो चुका है पहले भी, कि इनको राइट टू ऑडियंस है ना, इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें राइट टू ऑडियंस मिलता है। जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं राइट टू ऑडियंस है उनका। सीएजी नहीं हो सकता। और अगर स्टेट की हम बात करें, जैसे ये तो सेंटर की बात हो रही है, अगर स्टेट की बात करो तो एडवोकेट जनरल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई मतलब नहीं है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 19 पे बढ़े अगर, क्वेश्चन नंबर 19 पे, इलेक्शंस टू पंचायत आर हेल्ड विद इन, पंचायतों के चुनाव किसके अंतर्गत होते हैं? मतलब अंतराल क्या होता है? 3 years इंटरवल रेगुलरली, 5 साल, 2 साल या फिर 4 साल? इलेक्शंस टू पंचायत कितने सालों के अंतराल में होते हैं? फाइव ईयर्स है ना। नॉर्मल भी क्या होता है, लोकसभा का भी 5 सालों के बीच में ही होता है, विधानसभा का भी होता है, सिमिलरली पंचायतों का भी क्या होता है, 5 सालों का होता है। पंचायत से रिलेटेड ना एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो जैसे 5 साल की अवधि है इनकी टोटल, अब 5 साल के बीच में ही इसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। 5 साल के बीच में ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के केस में क्या होता है, एक नई विधानसभा चुनी जाती है, नई लोकसभा चुनी जाती है, और वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अपनी ड्यूरेशन कंटिन्यू करती है। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता। मान लो 3 सालों पे ही उसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, बचे अभी उसके पास कितने, 2 साल बचते हैं। ठीक है, तो जो नई पंचायत आएगी है ना, नए पंचायत का जो इलेक्शन होगा उसका कार्यकाल सिर्फ बचे हुए समय अवधि तक होता है, यानी बचे हुए टाइम तक होता है। लोकसभा राज्यसभा में न्यू होती है तो वो 5 सालों के लिए चलती है, बट पंचायतों में ऐसा नहीं होता। पंचायत क्या करते हैं, बचे हुए टाइम के लिए क्या करते हैं, अब इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्शन पंचायतों का कराता कौन है? आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कंडक्ट कराता है पंचायतों के इलेक्शंस। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे बी रिमूव्ड बाय, किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर इम्पीचमेंट द्वारा। है ना, राज्यपाल का इम्पीचमेंट करवा दो और उसको हटा दो।
बस लास्ट वाला एक ऑप्शन डाल करके थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे पॉलिटी के सारे सेशंस किए हैं तो बहुत आंख बंद करके बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब दे दोगे। करेक्ट जवाब है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, है ना। नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और हटाता भी कौन है? प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट गवर्नर के लिए नहीं लागू होता है। इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 61 वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ना कि राज्यपाल से। क्लियर? अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, पहला दिन कब था, पहली बैठक कब हुई थी अविभाजित भारत के संविधान सभा की, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इंडिया ऑब्वियसली उस टाइम अनडिवाइडेड था, बाद में पाकिस्तान के साथ डिवाइड किया गया, 2 डोमिनियंस बनाए गए थे, तो मेंबर्स भी डिवाइड हुए थे। तो बट पहली मीटिंग कब हुई थी? जब वो अनडिवाइडेड थी। अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। पहली मीटिंग डेट याद कर लेना, 9 दिसंबर 1946, है ना। पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर को 1946 में हुई है। और अच्छा, आखिरी मीटिंग की अगर हम बात करें कि ये तो चलो पहली मीटिंग हो गई, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, लास्ट सेशन कब हुआ है? ठीक है, लास्ट सेशन हुआ है 24 जनवरी 1950 में। पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। फर्क क्या था? अनडिवाइडेड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन ऑब्वियसली 1947 में क्या होता है, 2 डोमिनियंस बनाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। तो उसके जो मेंबर्स थे पाकिस्तान के वो उधर चले गए, तो उतने मेंबर्स कम हो गए थे। लास्ट सिटिंग जो हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई है 24 जनवरी 1950। उसके बाद इनका कोई मतलब नहीं था। 26 जनवरी 1950 अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से क्या होता है, लागू हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा? 2 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 12 मेंबर्स या फिर 20 मेंबर्स? सभी को पता है कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं, है ना। कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें नॉमिनेट कर सकते हैं? आर्ट्स, लिटरेचर, साहित्य, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, ये तो है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स इन कैटेगरी से नॉमिनेट किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में किए जा सकते थे। सिमिलरली एक किया जा सकता था किसमें? विधानसभा में। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो उसमें जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं उसमें एक और कैटेगरी जुड़ जाती है, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कह सकते हो, सिंपली सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कह सकते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की कैटेगरी जुड़ जाती है, उसमें 5 हो जाते हैं। बाकी अगर राज्यसभा की बात करो तो टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स को। आर्टिकल 120 से रिलेटेड है कि आर्टिकल 120 में क्या कहा गया है कि बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन विच लैंग्वेज? संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कामकाज का संचालन किया जाएगा किस भाषा में? इंग्लिश, हिंदी, हिंदी या इंग्लिश, या जितनी भी भाषाएं लिखी हुई हैं शेड्यूल 8 में,
या फिर एनी रीजनल लैंग्वेज। आज लैंग्वेजेस के काफी क्वेश्चन आ गए। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑल द लैंग्वेजेस गिवन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसी वजह से हम 8th शेड्यूल की बार बार बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे इंडिया से, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है पूरे इंडिया से, वहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, अपने राज्य की अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। जनरली होता ये है कि जो वहाँ का अथॉरिटी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो अलाउ कर दे कि आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो, है ना, और वो भाषा होनी चाहिए आपकी जो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। तो वो लैंग्वेज अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको अलाउ कर देता है तो आप किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगले सवाल। अगर 8th शेड्यूल की बात हो रही है तो 8th शेड्यूल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 8वां अनुसूची जो है किस चीज से रिलेटेड है, रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट से, ट्राइबल एरियाज या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर नहीं दे देना है इसका कि 8वां शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है। आई नो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, बट 8वां शेड्यूल एक्चुअली रिलेटेड है किस चीज से, ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि रीजनल लैंग्वेज। इस वजह से हम बार बार इन शब्दों पे बोल रहे हैं, आपको ध्यान दो। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, रीजनल लैंग्वेज नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है 8वां शेड्यूल आपका, 8th शेड्यूल, ठीक है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एक संविद और गैर वैधानिक निकाय है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी। ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है जो अब ऑब्वियसली डिसॉल्व हो गया है, उसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग भी क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान में नहीं लिखा गया है इसके बारे में, जैसे आर्टिकल नहीं है कोई भी। जैसे अगर फाइनेंस कमीशन की बात करो तो अभी हमने देखा था ना कि फाइनेंस कमीशन का एक आर्टिकल दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल दिया हुआ है, यूपीएससी का आर्टिकल दिया हुआ है। तो ये कैसी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा बिल भी पारित नहीं किया गया है ना, इनके स्टैब्लिशमेंट के लिए किसी भी तरीके का विधेयक या बिल पारित नहीं हुआ है कि इनको स्टैब्लिश किया जाए। ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन होता है, या प्रेसिडेंट का कह सकते हो एक सिंपल कह सकते हैं, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है और ये एक बॉडी स्टैब्लिश की जाती है। तो उनमें से बॉडी है वो प्लानिंग कमीशन की, जो डिसॉल्व हो गई, जिसकी जगह पे आया है अब क्या, नीति आयोग। और नीति आयोग भी क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ना तो कोई विधेयक द्वारा इसको स्थापित किया गया, ना ही संविधान में इसके बारे में कहीं मेंशन है, ठीक है। तो ये था सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सेशन पसंद आया हो। कल से सेशन लाइव चलेंगे, शाम में 4 बजे आपको मेरे साथ ज्वाइन इन करना है। कल से जो सेशन होने वाले हैं वो होंगे ज्योग्राफी के सेशन। अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जीएस बाय फरिया मैम का चैनल है, क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा सभी को। कल शाम में लाइव मिलेंगे आपके साथ 4 बजे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।